अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा मॉड्यूल 12 का पार्ट 3। इससे पहले जो पार्ट हमने डिस्कस किए गए उन सब में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे बात की। हमने डिस्कस की कि ट्रायल बैलेंस की एरर्स कैसे रेक्टिफाई करते हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट्स लेजर के अकाउंट्स में कोई एडजस्टमेंट है, जर्नल के अंदर कोई मिस्टेक रह गई है, ओमिशन है, चाहे वो प्रिंसिपल की मिस्टेक है, हमने सबको रेक्टिफाई करने का तरीका देखा। अभी इस पार्ट के अंदर उसी चीज़ की को कंटिन्यू करते हुए रेक्टिफिकेशन हम करेंगे, लेकिन रेक्टिफिकेशन हमने क्या करनी है अभी हम अकाउंट्स की तरफ आ गए। पहले ओरिजिनल अकाउंट्स की तरफ थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की तरफ आए। अभी हमने जो इससे स्टेटमेंट्स बनती हैं उनमें अगर मिस्टेक हो तो वो कैसे रिमूव करनी है। जैसे कि आपने इनकम स्टेटमेंट का आपने फॉर्मेट पढ़ लिया है और इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई भी वो बहुत छोटे लेवल की बनाई। जैसे अभी बड़ी स्टेटमेंट्स नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आएंगी, उनके अंदर तो पूरा डाटा दिया हो गया और ट्रायल बैलेंस दिया होगा। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का जैसे होता है, काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा, उन पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी जो इनकम स्टेटमेंट हमने देखी है उससे हमें आइडिया है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो जो हैं एलिमेंट होते हैं मेन। उन दो मेन एलिमेंट्स को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। वो कौन से होते हैं? एक्सपेंस एंड इनकम। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉमिनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, तो आपने कहना है एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है, इनका दूसरा दोनों का नाम नॉमिनल अकाउंट्स भी कहते हैं इनको। अभी हमने क्या करना है कि आपने इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया है और अभी उसमें एडजस्टमेंट करनी है। आपने जब कैलकुलेट कर लिया है, आपको दिया गया है प्रॉफिट या लॉस, फिर पता चला कि कुछ इंट्रीज ऐसी हैं जो मिसिंग है, इंट्रीज करने वाली रहती थी। जिस तरह के हम देखते आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन से करवा रहे हैं। अभी जो पॉइंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डेबिट इफेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट काजेज अ डिक्रीज इन द नेट प्रॉफिट। ये कैसे इसको समझे कि देखिए एक्सपेंस अकाउंट के में अगर इसमें डेबिट इफेक्ट डालते हैं, मीन्स के डेबिट साइड पर एंट्री करते हैं, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो कि आपका इनकम होता है, इनकम की क्रेडिट नेचर है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे एंट्रीज होते हैं तो वो बढ़ता है। आपने डेबिट साइड पे डाल दी तो इनकम मीन्स कम हो रही है, तब भी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये भी जो पॉइंट देख रहे हैं, क्रेडिट इफेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट्स काजेज एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, वो कैसे होगा? इसी तरह जिस तरह एक्सपेंस डेबिट नेचर का है, उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री डालेंगे तो एक्सपेंस कम होगा। ठीक हो गया, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। इसी तरह आप इनकम के केस में देखें, क्रेडिट साइड पे एंट्री डालेंगे तो वो इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी मीन्स कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी हम एक सिनेरियो देखते हैं, प्रैक्टिस सिनेरियो। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट पाशा शोज अ नेट प्रॉफिट फिगर ऑफ 1 लाख। पाशा की नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उसमें कुछ एरर्स हैं। एरर कौन सी है? जो डेबिट साइड ऑफ द परचेजेज अकाउंट हैड बीन ओवरकास्टेड बाय 1050। परचेज अकाउंट क्या होता है? एक एक्सपेंस अकाउंट होता है आपका। ठीक है जी, उसकी डेबिट साइड में 1050 क्या है? ज़्यादा डले हुए हैं। इट मीन्स के एक्सपेंस बढ़ा हुआ है तो आपके नेट प्रॉफिट को कम करेगा। पहली एंट्री याद रखें। दूसरी एंट्री देखें जी, रेंट एक्सपेंस ऑफ 240 हैड बीन डेबिटेड टू दी रेंट इनकम अकाउंट। क्या था? रेंट एक्सपेंस जो था 240 रुपये का, रेंट एक्सपेंस में डलने की बजाय रेंट इनकम के अंदर डल गया। तो क्या हुआ? जो इनकम में डलना था, जो एक्सपेंस में डलना था, वो इनकम में डल गया। तो इट मीन्स कि अगर हम इनकम से निकालते हैं, ठीक है, अगर हम निकालते हैं तो वहाँ से क्रेडिट होकर जब इसमें एक्सपेंस में आएगा तो फैक्ट ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको नेक्स्ट जो उसके ऊपर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चले एक पॉइंट इधर इधर ही ऐड कर देता हूँ आपको कि 240 रुपये रेंट एक्सपेंस में अगर डल जाए तो क्या होगा? प्रॉफिट को 240 रुपये नीचे ले आएगा। वो भी हमने नहीं डाला। हमने क्या किया? इनकम अकाउंट में डेबिट साइड पर 240 डाल दिए। तो क्या हुआ कि इनकम 240 रुपये कम होगी, प्रॉफिट फिर भी 240 कम हुआ। तो दोनों केसेस में 240 ही होना था। और ये जो अगर हम एडजस्ट भी करेंगे तो इफेक्ट जो नेट इफेक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। तीसरा केस देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच वॉज इंक्रीज बाय 240 हैड बी रिकॉर्डेड इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स अकाउंट एज अ डिक्रीज।
प्रोविजन की हमने डाउटफुल डेट्स की, इंक्रीज किया 240 से। क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट साइड पे पड़ा होता है, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे करते हैं, लेकिन हमने क्या किया उसके अंदर डेबिट साइड पे 240 डाल दिए। अच्छा, जो भी इसका इफेक्ट है वो तो हम प्रोविजन अकाउंट में पहले पढ़ के आए, वहाँ से आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनकम अकाउंट का आइटम है? आपने ये देखना है, ये इनकम अकाउंट का आइटम ही नहीं है, ये है बैलेंस शीट का आइटम, वो डेटर्स को कम करता है, ये हमें पहले पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा इसका इफेक्ट पाशा की स्टेटमेंट पे नहीं होगा, इनकम स्टेटमेंट पे नहीं होगा। चौथा आइटम देखें, क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल्स रिटर्न 800 वाज कंप्लीटली omitted टू रिकॉर्ड इन जनरल। देखिए, क्रेडिट नोट मीन्स के सेल्स रिटर्न हो गई आपके पास, आपने सेल की हुई थी, रिटर्न कर दी। सेल का मतलब होता है आपकी इनकम 800 से कम होगी, आपका रेवेन्यू 800 से कम हो गया। ये तीनों वर्ड जो है ना, ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है, ठीक है जी। इनकम सेल्स, सेल्स रेवेन्यू भी कह देते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। तो 800 से कम हो गई, ठीक है, क्योंकि जनरल में डली नहीं हुई थी। अभी इसको देखते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट क्या था, 1 लाख उसने शो किया होता। प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट की जो, अगर प्रॉफिट में है आप, तो उसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट, ये याद रखिएगा, क्रेडिट नेचर होती है इसकी। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट था कि जो उसकी अमाउंट थी 1050 रुपये, परचेज अकाउंट में ज़्यादा डले हुए थे, ठीक है जी। इसका मतलब आपका एक्सपेंस ज़्यादा हुआ था, तो आपने 1050 रुपये एक्सपेंस कम करना है। कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, तो वो क्रेडिट 1050 रुपये यहाँ पे शो करती है हमने। अगला इफेक्ट देखिए, रेंट एक्सपेंस माइनस, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और रेंट इनकम को क्रेडिट करेंगे। दोनों एक दूसरे को बराबर है, एक दूसरे के, कोई इनकम स्टेट पे 1 लाख के पे कोई असर नहीं पड़ना, इस वजह से इसको ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इसकी एंट्री बिल्कुल बनती थी, लेकिन क्या है, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम ही नहीं है, तो इस वजह से इसका इफेक्ट पाशा के 1 लाख पे प्रॉफिट पे कोई नहीं होगा, ज़ीरो लिख दिया हमने। सेल्स रिटर्न क्या था, सेल्स रिटर्न क्योंकि आपकी रेवेन्यू और इनकम को कम किया उसने 800 रुपये, और ये है इनकम स्टेटमेंट का आइटम, तो पाशा की स्टेटमेंट के प्रॉफिट पे ही हम बात कर रहे हैं। तो जो रिटर्न आई तो 800 रुपये हमने माइनस कर दी। अभी देखें 1 लाख प्लस 1000, तो 1,01,50 रुपये हो गए, माइनस करें 800, तो ये वाले पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। ये एडजस्टेड प्रॉफिट हमने बना लिया। अभी हम बात करते हैं कि ये तो हम पहले देख चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट्स ही सिर्फ हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस की फिगर्स को, ठीक है जी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो शो किया हुआ है, तो प्रॉफिट भी समझिए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं। तो प्रॉफिट की जो नेचर है, मैंने जैसे आपको भी बताया था, वो क्रेडिट नेचर है। अगर लॉस हो जाए इनकम स्टेटमेंट से तो उसकी डेबिट नेचर, ये याद रखिएगा। अभी हमने करना है जी एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बड़े सिंपल से, परेशान ना होइएगा, अभी क्लियर हो जाएंगे आपको। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लें कि जो कैपिटल वर्ड है यहाँ पे, ये वो वाला कैपिटल नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टर ने बिजनेस के अंदर। उस कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या होती थी, क्रेडिट नेचर, कि उसको अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करते थे, बढ़ता था। ये वो बिल्कुल नहीं है, इसको उससे लेना देना ही नहीं है, इसको पता भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल अकाउंट को पता भी नहीं है कि कोई ऐसा अकाउंट एग्जिस्ट करता है, समझ लें, ठीक है जी। वैसे मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि इसको पता ही नहीं है क्योंकि ऐसा अकाउंट एग्जिस्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, ये वर्किंग जो कैपिटल है, इसके आइटम्स क्या क्या है, मीन्स के किन से कैलकुलेट होता है, करंट एसेट से, करंट लाइबिलिटी से, ठीक हो गया जी। अभी देखें जी, इसी तरह हमने एडजस्टर जब निकालना है तो हमने क्या एडजस्ट कैसे करना है, हमें उसका रूल तो पता हो। ये रूल लिखा हुआ है जी, डेबिट इफेक्ट टू वर्किंग कैपिटल आइटम्स काजेज इंक्रीज इन दी वर्किंग कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें, वर्किंग कैपिटल जो अकाउंट होगा या वर्किंग कैपिटल जो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव में है, वैसे उसकी नेचर होती डेबिट, ठीक है जी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। तो करंट एसेट जो है उसकी जो नेचर है वो डेबिट होती है, लाइबिलिटीज की नेचर
क्रेडिट होती है। तो इसी वजह से वर्किंग कैपिटल की ओरिजिनल नेचर जो है वो डेबिट रखी गई है। तो जैसे ही डेबिट होगा, डेबिट में इजाफा होगा, डेबिट इफेक्ट आएगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। क्रेडिट इफेक्ट के केस में डिक्रीज होगा। क्रेडिट इफेक्ट का मतलब है करंट लाइबिलिटी जब ज़्यादा होगी। अभी हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, अलमास, बैलेंस शीट ऑफ अलमास। क्योंकि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों जो है वो बैलेंस शीट के आइटम है, इस वजह से अभी बैलेंस शीट पे बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ अलमास शोज अ वर्किंग कैपिटल फिगर ऑफ 1 लाख इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एरर्स। यहाँ देखिए 1 लाख लिखा है, साथ ही कह रहा है करंट एसेट 1,70,000 है, करंट लाइबिलिटी 70,000 है, तो माइनस करके देखें 1 लाख आ जाएगा। ठीक है जी। पहला जी करेक्शन जो है वो हमसे क्या चाह रहा है, डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट बाय 1 लाख। डेटर अकाउंट आपके क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, मैंने आगे लिख दिया। ठीक है जी। तो अगर ओवरकास्टेड है तो हमने करंट एसेट को डिक्रीज करना है। ठीक है, जब करंट एसेट को हम डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इस फिगर में 1,000 का नीचे आएगा। दूसरा पॉइंट, accrued rent of ₹2,000 had been credited to the rent income। ठीक है जी। अब ये रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी कि 2,000 जो रेंट इनकम में डाला हुआ है वो रेंट इनकम का नहीं आइटम, वो रेंट अक्रूड रेंट का आइटम है। इस वजह से 2,000 की लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी इस तरह हमारी। अभी तक हमने जो किया है वो देखिए ज़रा, 1,000 एसेट डिक्रीज हुए और 2,000 लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है जी। तो दोनों जो इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तीसरा देख रहे हैं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हैड बीन ओवरकास्टेड बाय 5,000। ठीक है जी, 5,000 ओवरकास्ट हुए हैं। ठीक है जी, आगे देखें, क्रेडिट परचेजेस ऑफ 8,000 वाज कंप्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन जर्नल। अब क्रेडिट परचेज जो है लाइबिलिटी है 8,000 की। ठीक है जी, तो ये वाली हमने इसमें क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटी 8,000 से बढ़ जाएगी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई हुई थी। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी बात जो है आइटम नंबर 3 पे कर लें। जिस तरह हम इनकम स्टेटमेंट पे एडजस्ट कर रहे थे उसको, उसके अंदर हमारे पास एक आइटम था जो कि इनकम स्टेटमेंट से बिलोंग ही नहीं करता। इसी तरह कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन जो बैलेंस शीट को बिलोंग नहीं करती। कैसे? क्योंकि डिप्रिसिएशन जो होती है फॉर द ईयर वो एक्सपेंस होता है और इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो रहा होता है, लिहाजा 3 नंबर आइटम जो है बैलेंस शीट का है ही नहीं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल उसने क्या दिया था 1 लाख, डेटर ओवरकास्ट हुआ था, मीन की एसेट, डेटर हमारे करंट एसेट होते हैं, तो 1 लाख हमने माइनस कर दिया। ठीक है जी, कि डेटर्स को 1,000 से क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, फिर रेंट इनकम जो थी 2,000 जो डली हुई थी वो रेंट इनकम नहीं थी, एक्चुअली था क्रूड रेंट, हमारी लाइबिलिटी थी, तो वो भी 2,000 हमने डाल दिए। क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं हम? इस वजह से कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की अपनी नेचर होती है डेबिट नेचर, तो जो क्रेडिट वाली एंट्री है ये भी क्रेडिट वाली, ये भी क्रेडिट वाली, ये माइनस होंगी। ठीक है जी। अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन पे बात हम कर चुके हैं, ये इसका आइटम ही नहीं है तो ज़ीरो कर दिया हमने। अच्छा जी, बात अभी ये जो आखिरी थी ये, तो इसमें अगर कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं, परचेजेस हमारा ठीक है एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन हमारे एक क्रेडिट परचेजेज जो है, जो पेमेंट अगर कैश में कर देती तो वो अलहदा बात थी। अभी हमने पेमेंट किस में कर दी है, लाइबिलिटी बना दी हमने 8,000 की, तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है। क्रेडिटर को 8,000 यहाँ पे करने माइनस में, तो ये सारे करेंगे तो 89,000 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी देख ले जी, वर्किंग कैपिटल इज नेट करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल का नाम जो है नेट करंट एसेट जिसको कहते हैं। ठीक है जी, कि जी आपके पास इतने एसेट थे माइनस जो आपने देना था लाइबिलिटीज, माइनस करके देखें तो नेट करंट एसेट आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल इज डेबिट इन नेचर, जो मैंने आपको पहले बताया। अभी आगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये इस तरह पढ़ना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स, ये 4 वर्ड हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखते हैं इसको मैं क्लियर कैसे कर पाता हूँ आपके सामने। अच्छा जी, ये ना ये जो कॉन्सेप्ट है
ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब एक्सपेंस हो रहा होता है आपका या आपके पास रेवेन्यू आ रहा होता है, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैसे पता चलेगा, ये ज़रा देख लें एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट होते हैं। अभी इसकी एग्जांपल सुने। सपोज कि आप टैक्सी चलाना चाहते हैं, आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपने वो गाड़ी चलानी है तो उससे आपको रेवेन्यू आएगा। ठीक हो गया। अभी आपने गाड़ी चलाने, जब गाड़ी चलानी है तो आपको पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल ज़रूरी है कि आपको डेली का रेवेन्यू आ सके, या ठीक है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंस हुआ आपको पेट्रोल का डेली। एक्सपेंस इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप डेली का प्रॉफिट निकालेंगे कि आज मैंने क्या कमाया है, तो उसमें क्या आप करेंगे, पेट्रोल ही माइनस कर रहे होंगे ना, जितना आपके पास पैसे आए हैं पेट्रोल माइनस करेंगे। ठीक है। या उस दिन गाड़ी की कोई रिपेयर निकल आती है तो रिपेयर भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपको रेवेन्यू कमाने में, इनकम कमाने में या सेल करने में हेल्प करे। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपका एसेट बना दे। गाड़ी आपका एसेट बन गया, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो गया। पेट्रोल आपका यूज़ हो गया, बस फ़ौरन ख़त्म। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जब फॉल्ट आया आपका रेक्टिफाई किया, बस ख़त्म। ठीक है। तो ये पहले दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अभी कैपिटल रिसीट देखते हैं। कैपिटल रिसीट ये आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे कि आपने पेमेंट रिसीव की किसी से ना, लाइबिलिटी है। जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो ये आपकी कैपिटल रिसीट होगी। एक है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट तब होगी जब आपने किसी को सर्विसेज दी है, किसी को काम किया है। जैसे आपने गाड़ी चलाई तो आपने मुसाफिर को उतारा, उसने आपको पैसे दिए, ये आपका रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है। आपने अर्न किया है, जो अर्न करेंगे वो रेवेन्यू रिसीट होगा, जो एज अ लाइबिलिटी ले लेंगे वो कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। इसमें आगे लिखा हुआ एग्जांपल कि ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी जो आती है वो भी कैपिटल रिसीट है। ठीक है। वो एक्सपायर नहीं होगी, जब तक बिजनेस वो चलेगी। बैंक का लोन भी लॉन्ग टर्म होता है तो वो भी कैपिटल रिसीट्स है। ये एग्जांपल थी आपकी गाड़ी की। अब एक, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं एक अपनी एग्जांपल भी दूंगा। देखिए प्लांट, कोई भी प्लांट ले लें, आप अपनी मर्जी का प्लांट ले लें। पावर सेक्टर का प्लांट ले लें, फर्टिलाइजर सेक्टर का प्लांट ले लें, सीमेंट सेक्टर का प्लांट ले लें, पेंट सेक्टर का प्लांट ले लें, कोई भी प्लांट ले लें जिसमें पेंट बनता है। वो जो पेंट बनाने वाला फैक्ट्री है ना, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। वो आपका एसेट है। उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो तनख्वाह है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस प्लांट से चीज़ें पैदा करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल होगा, चीज़ बनेगी तो आप बेचेंगे। ठीक है जी। उस प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप वो रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, प्लांट चलेगा तो आप कुछ चीज़ें पैदा करेंगे। ठीक होगी। दोनों एग्जांपल क्लियर होगी। ठीक है जी। अभी तो कुछ एग्जांपल इसने दी हुई है, हमने आइडेंटिफाई करनी है। परचेज ऑफ अ कार, कार मतलब एसेट है। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक दिन में ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। रिपेयर ऑफ अ कार, जिस दिन आपको चाहिए, ज़रूरत पड़ती है, उसी दिन फॉर द टाइम बिंग ली, आपका फॉल्ट ख़त्म हो गया, बस इसका गाड़ी चलने लगी बस। तो मीन गाड़ी को या प्लांट को रनिंग में रखने के लिए जो होती है रिपेयर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है जी। स्टार जहाँ पे लगा हुआ है। परचेज ऑफ कंप्यूटर, लाइफ उसकी एक दिन नहीं होती, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एसेट बन जाएगा, आप काम लेते रहेंगे इसे। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर भी कैपिटल नेचर का, याद रखिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डलेगा तो कंप्यूटर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, अदरवाइज किसी काम का नहीं हो। परचेज ऑफ द यूएसबी ऑफ डाटा ट्रांसफर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने एक काम लेने के लिए, कंप्यूटर से काम लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। और लाइफ भी आपको पता है इसकी उतना लॉन्ग नहीं होती। रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन, तो आपका क्या है, कैपिटल रिसीट है ये। रिसीट ऑफ सर्विस फी, आपने किसी को सर्विसेज दी। ठीक है जी। आपने अर्न किया तो आपका रेवेन्यू रिसीट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोर रूम, आपने स्टोर रूम बनाया, देखिए ईंटों सीमेंट से बनाया ना, तो वो गिरेगा थोड़ी,
एक दिन के लिए थोड़ी बनाया, तो आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेंट ऑफ स्टोर रूम, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टोर रूम वो स्टोर रूम जहाँ पे आपने अपनी चीज़ें स्टोर की हुई हैं, ठीक है, चीज़ें स्टोर की हैं बेचने के लिए, चीज़ें स्टोर की हैं उनसे कुछ बनाने के लिए, तो आपने वहाँ से इनकम बनाने के लिए उसको स्टोर रखा है ना, इस वजह से ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। वेजेस फॉर मशीन ऑपरेटर, देखिए मशीन इटसेल्फ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन से काम लेने के लिए जो ऊपर बंदा लगाया है, ऑपरेटर लगाया है काम करने के लिए, जो उससे फ़ायदा निकालेगा, उसकी वेज जो होगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। अभी देखिए जी, कैपिटल नेचर बिलोंग टू बैलेंस शीट, क्योंकि कैपिटल नेचर जो होते हैं वो एसेट होते हैं, तो बैलेंस शीट की आइटम है। रेवेन्यू नेचर जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर जो हमने कहा वो एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। चलिए माशाल्लाह से जी, हमने मॉड्यूल 12 ख़त्म कर लिया है। उम्मीद है कि माशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के तो क्लियर कर सकते हैं। चलो जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।